गुड मॉर्निंग। क्लास 11 भौतिक जगत। आज हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। समय की बचत के लिए हमने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पहला है, प्रश्न हमने नहीं लिखना है इसलिए इसका में काफ़ी। पहला प्रश्न है, कह रहा है विज्ञान की प्रकृति से संबंधित, ठीक है, विज्ञान की प्रकृति से संबंधित कुछ अत्यंत परंपरागत प्रकथन आज के महानतम वैज्ञानिक में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपके विचार से आइंस्टाइन का उस समय क्या तात्पर्य था जब उन्होंने कहा था संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है। अबोध मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप शब्दों को समझिए। अबोध, अबोध का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं बालक शिशु छोटा होता है तो अबोध, अबोध मतलब उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो विज्ञान में भी ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए हैं जिसमें सबसे पहले अबोधगम्य अर्थात ज्ञान ही नहीं होता उन सिद्धांतों का, और उन सिद्धांतों की कल्पना के आधार पर उनकी खोजें की जाती हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, E बराबर mc² जब वहाँ समीकरण का खोज किया था, ठीक है। इसी तरह से होता क्या अपना आइंस्टाइन जो उस समय उन्होंने अबोधगम्य के संदर्भ में बोधगम्य विषयों का बोधगम्य विषयों से संबंध विज्ञान को बताया था, उनका तात्पर्य हो सकता है जैसे इन प्रश्नों के कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों के। तो इसमें आप एक सटीक आंसर लिख सकते हैं कि आइंस्टाइन का तात्पर्य यह हो सकता है कि अत्यंत जटिल घटनाओं को, ठीक है, भौतिक के नियमों द्वारा समझा जा सकता है। जो भी जटिलतम घटनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर वैज्ञानिक तर्क की कसौटियों पर कसते हैं, ठीक है, जो भी हमारे वैज्ञानिक तर्क होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनकी कसौटियों पर कसकर अगर देखा जाता है तो जटिल से जटिल घटनाओं को आसान किया जा सकता है। जैसे विज्ञान के नियमों द्वारा हम क्या जान सकते हैं, अर्थ, अर्थ है हमारी परिक्रमा सन की करती है, तो ये परिकल्पना हमको आंखों से देखने पर या महसूस करने पर नहीं मालूम होगा। उसके लिए हमको जाना कहाँ पड़ेगा, जो विज्ञान की परिघटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके नियम में, जैसे टेलीस्कोप इत्यादि जो भी साधन है ब्रह्मांड में जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं, उनको नियमबद्ध तरीके से उन समस्याओं को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, छोटी से छोटी वस्तुओं पे लगते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तुओं पर लगते हैं, या दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन बल अति सूक्ष्म या किसी भी व्यापक रूप में स्थिर रहते हैं, लेकिन हम उनको आसानी से नहीं जान सकते। जैसे छोटी सी छोटी चीज हुई, मान लीजिए ये कलम हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, हम खड़े हुए हैं या आप बैठे हुए, या दैनिक कार्य कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें विज्ञान के नियम अनजाने में कहीं ना कहीं नियम उसमें पारित होते हैं, और उन्हीं विज्ञान की संकल्पनाएं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी जटिलता का अध्ययन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब करते हैं तो वो घटनाएं हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है, देखिए आप लोग बुक ही खरीद लीजिए, ये बुक है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आई है गवर्नमेंट की। यहाँ देखिए आपकी क्या है, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अब सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास के कुछ उदाहरण लिखिए। अब इसमें शब्द आपके क्या आते हैं, आपके सिद्धांत आते हैं अब सिद्धांत और धर्म सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होती है, जैसे हम कहते हैं अब सिद्धांत का मतलब होता है कि यहाँ ये कहा जाए कि
अंधविश्वास, अंधविश्वास से कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अगर बुखार हो गया तो हम ये कहते हैं उसको कोई दैवी कारण है, या जैसे होता नहीं आज प्रवेश के समय कहते हैं कि हाँ इसको ये समस्या होगी, मुल्ला मौलवी इत्यादि को दिखाओ। उसको ज़रूरत किसकी होती है? विज्ञान के अनुसार उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं आपके अपसिद्धांत। अपसिद्धांत का मतलब होता है कि उनकी कोई स्थापित क्रियाएं नहीं होती, अर्थात उसकी कोई स्थिर क्रिया नहीं होती, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है? अपसिद्धांतिक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? धर्म सिद्धांत। अब धर्म सिद्धांत में क्या होती है? स्थापित मान्यताएं होती हैं। स्थापित मान्यताओं का मतलब होता है जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की मान्यताएं मालूम है, यहाँ ऐसा है, भगवान ने ऐसा किया था, या हम कुरान बाइबल इत्यादि लेते हैं ग्रंथ, तो उसमें क्या होती है? स्थापित धर्म सिद्धांत होता है। इसी तरह विज्ञान भी आपका क्या है? विज्ञान आपका काम करता है धर्म सिद्धांत पर, जिसको सिद्ध किया जा चुके। जैसे सिद्ध मतलब अभी हमने विद एग्जाम्पल में बताया कि हमारी पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। किस पे करती है? धुरी पे करती है। किसका करती है? सूर्य का करती है। इसी वजह से दिन रात होते हैं, ठीक है, इत्यादि। ऐसा हमने पढ़ा था। तो उसकी हमने क्या कर दी? स्थापित कर दिया। स्थापित का मतलब हो गया उसकी मान्यता होगी कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, उसकी मान्यता प्रूफ है कि ऐसा होगा। लेकिन चूंकि अब सिद्धांत में ये मान्यताएं पूर्ण नहीं होती हैं, मान्यताओं को माना जाता है, ठीक है। इसका हम सटीक आंसर क्या लिख सकते हैं एक लाइन में कि जो पारंपरिक विश्वास के खिलाफ कोई भी राय अब सिद्धांतिक है, जबकि धर्म सिद्धांत स्थापित मान्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आप लोग इसका फेयर बनाते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है संभव की कला की राजनीति है। संभव की कला ही राजनीति है। इस प्रकार समाधान की कला ही विज्ञान है। विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार पर इस सुंदर सूक्ति की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया सूक्ति है। सूक्ति का मतलब होता है कि वाक्यांश होता है, जैसे हमरे पढ़ते हैं हिंदी में लोकांतियाँ पढ़ते हैं, इसी तरह से ये सूक्तियाँ हैं। तो इसमें वैज्ञानिक सूक्ति क्या है कि संभव की कला की राजनीति है, ठीक है। संभव जो है वो कला की क्या है? राजनीति है। इस प्रकार समाधान ही कला का विज्ञान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीति की सूझबूझ व मेहनत द्वारा संभव कार्यों को पूरा करना सफलता या कला माना जाता है। अगर कोई राजनेता है तो राजनेता क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति से जहां उसका कार्य क्षेत्र पड़ता है, जहां से उसको वोट मिलने हैं, अर्थात चुनाव के द्वारा जहां से वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, उसके अंदर सूझबूझ और मेहनत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो उसको क्या करती है? सफलता बनाती हैं। और ये सफलता उसकी किसके द्वारा आती है? कला के द्वारा आती है। सूझबूझ मतलब उसके क्षेत्र में कई सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो उसके संदर्भ में अच्छी बातें सोचते होंगे, और कई सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो उसके संदर्भ में अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करता है? वो अपनी सूझबूझ से उन सारे व्यक्तियों के मन और विश्वास को जीतने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, उनके पीछे बार बार दौड़ता है, उनको विश्वास दिलाता है कि हाँ हम इस क्षेत्र के लिए हम राजनेता अच्छे हैं, इसीलिए आप हमको वोटिंग कीजिए, जिससे हम और अधिक आपका विकास कर सकें। और जब उसकी वोटिंग हो जाती है तो वो सफल हो जाता है, और सफल के बाद वो क्या करता है कि कलाओं का इस्तेमाल करता है। बस ठीक उसी प्रकार विज्ञान के अध्ययनों खोजों द्वारा विभिन्न समस्याओं को हल किया जाता है। अब विज्ञान में अनेक समस्याएं आती हैं, और समस्याओं का हल करना ही हमारा क्या कहलाता है? नियम और सिद्धांत कहलाते हैं। जब तक कोई समस्या नहीं आएगी तब तक हम किसी भी तर्क अथवा किसी भी काल्पनिक शक्ति का विकास हमारे अंदर नहीं होगा, हम किसी भी काल्पनिक शक्ति का विकास नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 1.4 क्वेश्चन की कैटेगरी बांटी गई है दशमलव के हिसाब से। यदि अब भारत में विभिन्नता प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैला भी रहा है, परंतु इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनाने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो
बाधक रहे हों। ठीक है, अब विज्ञान तो यहाँ विज्ञान से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य के लिए बाधक क्या होती है? किसी भी कार्य के लिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट पहलू आपकी है एजुकेशन, शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं है तो आप किसी भी कार्य हो, चाहे वो दैनिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, किसी भी कार्य को आप अच्छे से नहीं कर सकते, अर्थात अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब इसका आंसर हम लिख सकते हैं लंबे समय तक गुलाम। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक गुलाम है तो अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अनपढ़ता, अनपढ़ता का मतलब हमने आपको बताया, शिक्षा जहाँ ना हो। अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब होता है आडंबर, जिसको हम मानते हैं, जैसे हमने बताया नहीं, भूत प्रेत इत्यादि पे विश्वास करना। और साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं मानते, विज्ञान ऐसा कुछ नहीं मानता कि ऐसी कोई चीजें होती हैं। ठीक है, फिर हमारी क्या है, इसके बाद क्या की है, बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या भी एक कारण ऐसा होता है कि बढ़ती जनसंख्या के अभाव में अनेक वस्तुओं की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारे किसी भी काम, चाहे वो वैज्ञानिक काम हो, सामाजिक काम हो, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकते। ठीक है, आज महत्वपूर्ण कारण है जो विज्ञान के विकास में बाधक होते हैं। मतलब इसका सटीक आंसर हम लिख सकते हैं शब्दों में लंबे समय तक गुलाम, अनपढ़ता, अंधविश्वास, बढ़ती जनसंख्या महत्वपूर्ण कारक है जो विज्ञान के क्षेत्र में बाधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.5 कह रहा है किसी भी भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉनों के कभी भी दर्शन नहीं किए। अति सूक्ष्म कण है इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कह दिया जाए प्रकाश का दर्शन असंभव। ठीक, इसी तरह से क्या है, परंतु फिर भी सभी भौतिक विज्ञानों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। मतलब बिना देखे हम इलेक्ट्रॉनों पर विश्वास करते हैं, बिना देखे हम प्रकाश पर विश्वास करते हैं। कोई बुद्धिमान परंतु अंधविश्वासी व्यक्ति इस तुल्य रूपता को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं है परंतु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खंडन किस प्रकार करेंगे? भूतों का अस्तित्व है, नहीं होता, हमने पहले बताया है। जैसे टाइम, यहाँ पर भूत मतलब होता है टाइम। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं वर्तमान टाइम, वर्तमान समय, भूत समय, या फिर आपका होता है भविष्यकाल। तो इन सब चीज़ों की हम क्या करते हैं, कल्पनाएं। जैसे भविष्यकाल के लिए कल्पनाएं निर्धारित की जाती हैं, वर्तमान स्थितियां हमको पता होती हैं, और जो भूत मतलब बीत गया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों के साथ जो भी सिद्धांत आज तक प्रतिपादित किए हैं वे सिद्धांत उतने ही सीमित हैं, और भी सिद्धांत इसके हो सकते हैं। अगर इसकी खोज की जाए, इसकी परिकल्पना की जाए, इसके प्रति हम संप्रेषण दिखाएं अपना, तो और भी सिद्धांत इसके प्रतिपादित हो सकते हैं। इसका हम सटीक आंसर अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व बहुत से प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। बहुत से भौतिक परिघटनाओं में इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व के आधार पर की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं है जिससे भूत होने का प्रमाण मिल सके। इस तरह हम इस तर्क का खंडन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी सिद्धांत का खोज आखिरी नहीं है। उस सिद्धांत और उस तर्क का खोज हम अपनी कल्पना शक्तियों से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट 1.6 प्रश्न से अगले लेक्चर में।